रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, ओके स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें, आपने मशीन डिजाइन में भी जो है रोलर्स के डिजाइन के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर आप पावर कंजम्पशन की बात करो, तो पावर कंजम्पशन क्या होता है, P इक्वल्स टू टी ओमेगा, ठीक है, टी ओमेगा पावर कंजम्पशन होगा। अब यहाँ पे क्या है, दो रोलर्स लगे हुए हैं, उन दोनों रोलर्स के बीच में से मेटेलिक स्ट्रिप हमारी क्या हो रही है, वो पास हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो पावर कंजम्पशन हो रहा होगा, वो दोनों रोलर्स को चलाने की वजह से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स टी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब टॉर्क को आप अगर डिफाइन कर रहे हो, तो टॉर्क हमारे पास में क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बात करें टॉर्क के लिए, जैसे कि अगर पावर कंजम्पशन निकालना है, तो पावर कंजम्पशन क्या होगा, दोनों रोलर्स की वजह से वो हो जाएगा P इक्वल्स टू 2t ओमेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम्स में आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी रोलिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम पावर कंजम्पशन की बात करें, तो दोनों रोलर्स क्या कर रहे हैं, रोटेटिंग मोशन कर रहे होंगे, बीच में से मेटेलिक स्ट्रिप पास हो रही होगी। तो एक रोलर जो पावर कंज्यूम करेगा वो क्या होगा, टी ओमेगा होगा। दो रोलर्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम्स टी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया, पावर कंजम्पशन हो गया, जहां पर हमारे पास में टी क्या हो गया, टी हमारे पास में टॉर्क हो गया, और ओमेगा क्या हो गया, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोलर, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोलर्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब अगर आप इसको एंगुलर वेलोसिटी को अगर आप आगे करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो टॉर्क है यहाँ पे, टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर रोटेटिंग ये रोलर्स है, टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर रोटेटिंग रोलर्स, ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब यहां पर अगर आप ओमेगा को आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है जो यहाँ पे ये रोटेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, आपको कुछ दिया होगा कि इतने रोटेशन, इतने आरपीएम से हमारे क्या हो रहे हैं, दोनों रोलर्स क्या हो रहा है, रोटेट हो रहे हैं। और मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये चीज बताई थी कि दोनों रोलर्स की जो रोटेटिंग वेलोसिटी होती थी उसको हम लोग क्या रखते थे, कांस्टेंट रखते थे, वरना क्या होता था, हमारी जो स्ट्रिप है वो बेंड हो सकती थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से 2πn/60। अब जैसे एन यहाँ पर क्या है, एन हमारे पास में यहाँ पर आरपीएम हो जाएंगे, रोटेशन पर मिनट। तो आप इसको ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2πn/60 आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर आप टॉर्क को डिफाइन कर रहे हो, तो टॉर्क के लिए हमारे पास में एक फोर्स होता है और एक डिस्टेंस होती है। तो टॉर्क इक्वल्स टू यहाँ से क्या होगा, दैट इज एफ एवरेज सॉरी मल्टीप्लाई बाई ए, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन होगा। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। अब आपको होगा ये ए क्या है, तो ए यहाँ पर क्या है, मूवमेंट आर्म होगा, ए यहाँ पर क्या होगा, दैट इज मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी प्रॉब्लम में, ठीक है। रोलर्स के लिए मूवमेंट आर्म होगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास में कुछ इस तरीके से होगी, ए इक्वल्स टू लैम्डा एल। अब यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या होता है, आर्म फैक्टर होता है, ठीक है। लैम्डा जो होता है आर्म फैक्टर होता है, या तो आपको ये डायरेक्ट मूवमेंट आर्म की वैल्यू दी जाएगी, नहीं तो आपको क्या होगा, इस तरीके से ये मूवमेंट आर्म की वैल्यू निकालनी होगी। तो लैम्डा क्या होता है, ये आर्म फैक्टर होता है, ये आपको गिवन होगा और एल क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब मैंने रोलिंग का फिगर बनाया था, तो लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन क्या था, एक तो आर्क आउट डिफॉर्मेशन होता था। आर्क आउट डिफॉर्मेशन कहाँ होता था, जैसे रोलर है, तो रोलर में आपने देखा था कुछ इस तरीके का है, ये हमारे सपोज मान लीजिए ये मेटेलिक स्ट्रिप थी, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से थी, ठीक है, और ये रोलर हमारा ऐसा था, ठीक है, और ये मेटेलिक स्ट्रिप कुछ थी, ठीक है। मैं नीचे का फिगर नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो रही है, कांटेक्ट में आ रही है, ये पॉइंट मान लिया, और ये कहाँ तक है, यहाँ तक कांटेक्ट में है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया स्ट्रिप का, और ये क्या हो गया, एग्जिट पॉइंट, इसी को आप न्यूट्रल पॉइंट बोलते थे। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देते थे यहाँ पे सेंटर पे, तो हमारे पास में क्या हो जाता था, ये एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन आता था। तो अगर आप यहाँ से देखो, ए से लेकर ये सी तक का जो ये पोर्शन है, ये हमारा क्या होता था, आर्क ऑफ डिफॉर्मेशन होता था। और अगर आप ये वाला लेंथ निकाल देते थे, ये वाला लेंथ,
ये वाला लेंथ निकालते थे, तो ये हमारे पास में क्या होता था, दैट इज लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास में टर्म क्या होता था, दैट इज लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन, क्योंकि इसी लेंथ के अलोंग हमारा क्या हो रहा है, जो रोलर स्टिप के थ्रू हमारे पास में ये जो हमारी थिकनेस जो है वो हमारी इसी के अलोंग रिड्यूस हो रही है। ये कट रहा है, मैं इसको फिगर को मैं फिर से बना दे रहा हूँ नीचे, तो आप लोग को सारा समझ में आएगा। वो कट गया है, एक मिनट रुकिएगा। आप लोग बता दिया कीजिए जब ये कट रहा होता है मुझे, क्योंकि मैं सामने फ्रंट में देखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए फिर से बना देता हूँ। सपोज जैसे हमारे पास में ये मेटल स्ट्रिप थी, ठीक है, ये थी कुछ इस तरीके की थी, यहाँ से ये आपके पास में कांटेक्ट में आ रहा था, ठीक है, ये पॉइंट कुछ ए था, ये पॉइंट कुछ सी था, और इसी के अलोंग आपका क्या है, ये करीब कुछ इस तरीके से रोलर बन रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि आप अगर इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर पर इस तरीके से मिला देते थे, अब आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिला देते थे, तो ये हमारे पास में क्या होता था, अल्फा होता था। तो ये जो ए से लेके ये सी तक का है, ये दैट इज कॉल्ड एज आर्क ऑफ डिफॉर्मेशन। ये जो हमारा पॉइंट कहलाता था, ये जो आर्क है, ये कहलाता था आर्क ऑफ डिफॉर्मेशन। और अगर आप इसको यहां से लेकर इस तरीके से ऐसे ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये हमारा कहलाता था लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है, ये हमारे पास हो गया लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास आ रहा है। अब यही लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जो है, ये मैं पहले आप लोग को बता चुका हूं, मैंने फिर से रिकॉल कर दिया है। ये आपके पास में आन फैक्टर में जो आ रहा है लैम्डा इंटू एल, एल जो है यहाँ पर, वो हमारे पास में क्या है, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन है। तो जो ए की वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हो, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगी, एक तो लैम्डा के ऊपर और दूसरा लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन के ऊपर, ये जो है वैल्यू डिपेंड करेगी। अब आप कहोगे सर ये मूवमेंट आर्क लेने की क्या जरूरत थी, ठीक है, मूवमेंट आर्क लेने की हमें यहाँ पे क्या जरूरत थी, यहाँ पे तो जो है हम डायरेक्ट रेडियस भी ले सकते थे। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस रोलर के थ्रू इस मेटेलिक स्ट्रिप पर, वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से आपकी मजबूरी है कि आप यहाँ पे क्या लोगे, मूवमेंट आर्क लोगे, ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट रेडियस नहीं लोगे कि आपने एफ मल्टीप्लाई बाई आर कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना होने की वजह से, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आप क्या लेते हो, ये ए लेते हो। ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, हमने क्या लिया यहाँ पर, मूवमेंट आर्म लिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास में क्या हो गया, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगी, ठीक है। और एफ एवरेज की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एफ एवरेज भाई ये जो फोर्स आपके ऊपर जो ये रोलर्स के थ्रू इस मेटेलिक स्ट्रिप पर लग रहा होगा, देखो जैसा ये ऊपर लगा हुआ है वैसे ही हमारा क्या होगा, ये कुछ नीचे भी बन रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर अलग से रोलर एक लगा हुआ, ठीक। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ये एफ एवरेज है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग रहा होगा। तो ये एफ एवरेज किसका इंडेक्स होगा, प्रेशर का इंडेक्स होगा, है ना। ये प्रेशर फोर्स जो हमारे पास में कंप्रेसिव प्रेशर जो लगा रहे हैं रोलर्स इस मेटेलिक स्ट्रिप पर, उसी का इंडेक्स क्या होगा हमारे पास में, ये एवरेज फोर्स होगा, ठीक है। तो हम अगर इसको रिलेट कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या होगा, एफ एवरेज इक्वल टू एफ एवरेज इक्वल्स टू पी एवरेज मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया, मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। एफ एवरेज इक्वल्स टू पी एवरेज मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया, ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब आप देखिए हर चीज एक दूसरे से कोरिलेट होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पावर कंजम्पशन इन रोटर्स को रोटेट करने में लग रहा होगा किसी मेटेलिक स्ट्रिप के लिए, तो वो हमारा क्या हो गया, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इन रोलर्स पर। अब ये जो टॉर्क है जो कि इस रोटेटिंग रोलर्स के लिए रिक्वायर्ड है,
उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय ए। ए क्या हो रहा है, ए जो है हमारे पास में मूवमेंट आर्म है, जो कि हमारी लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन और आर्म फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। आर्म फैक्टर तो आपको गिवन होगा, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन आप कैलकुलेट कर लोगे। अब लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन के ऊपर ये ए डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, जो ये टॉर्क है दैट इज इंडेक्स ऑफ प्रेशर फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस मेटेलिक स्ट्रिप थ्रू दीज रोलर्स। अब ये एफ एवरेज की वैल्यू के लिए वही प्रेशर फोर्स की एवरेज वैल्यू के ऊपर ये डिपेंडेंसी आ गई। अब ये पी एवरेज की वैल्यू किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पी एवरेज के लिए हमारे पास में एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या है, पी एवरेज इज इक्वल टू 2/√3 2/√3 सिग्मा वाई। ये वाई क्या है, हमारी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। ठीक है, तो सिग्मा वाई मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस म्यू एल अपॉन 4h, 1 प्लस म्यू एल अपॉन 4h। ठीक है, जो ये पी एवरेज की वैल्यू है वो हमारी इस चीजों पर डिपेंड कर रही है, 2/√3। ये वाई हमारी यील्ड स्ट्रेंथ हो गया मेटेलिक स्ट्रिप का, म्यू हमारे पास में क्या हो गया, दैट इज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। म्यू हमारे पास में क्या है यहाँ पर, ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। एल क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन। और एच क्या है, दैट इज एवरेज थिकनेस। एवरेज थिकनेस का मतलब हमारे पास में क्या हुआ जैसे यहां पर क्या हो रहा है, इनिशियल लेवल पर जो थिकनेस है बिफोर डिफॉर्मेशन वो हमारे पास में क्या है, एच नॉट है। और आफ्टर डिफॉर्मेशन अगर हम निकाल रहे हैं, ये वाली जो थिकनेस है आफ्टर डिफॉर्मेशन वो हमारे पास क्या है, H1 है। ठीक है, बिफोर डिफॉर्मेशन H नॉट है, आफ्टर डिफॉर्मेशन हमारे पास में थिकनेस कितनी है, H1 है। तो अगर आप यहाँ पर H निकाल रहे हो, H क्या है, दैट इज एवरेज थिकनेस। तो एवरेज थिकनेस क्या हुई, H नॉट प्लस H1 अपॉन 2। ठीक है, ये चीज हमारे पास में आ गई। H इक्वल टू क्या हुआ, H नॉट प्लस H1 अपॉन 2। ये एवरेज थिकनेस हो गई हमारे पास में। तो ये देखिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने रिलेट कर ली। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें वैल्यू पता है तो आप आसानी से पावर कंजम्पशन की वैल्यू को क्या कर लोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे। ये ध्यान रखिएगा, ये P और ये P में डिफरेंस है। ये क्या है, एवरेज प्रेशर है, और ये P क्या है, ये हमारे पास में पावर कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन है। ठीक है, ये हमारे पास में चीजें हैं यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद जो है अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, पावर कंजम्पशन को हमने पी एवरेज से रिलेट कर लिया। ठीक है, अब अगर आप, हम तो बात कर रहे थे रोल सेपरेटिंग फोर्सेस की, तो रोल सेपरेटिंग फोर्सेस हमारे पास में क्या थे, रोल सेपरेटिंग फोर्स को मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं, जो फोर्सेस ये इस रोलर के थ्रू इस मेटेलिक स्ट्रिप पे पड़ रहे थे। ठीक है, ये जैसे ये फोर्स जो है, कंप्रेसिव फोर्स जो होगा, ये रोलर इस मेटेलिक स्ट्रिप पे डालेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसी के अगेंस्ट में एक्शन का रिएक्शन होगा, ये मेटेलिक स्ट्रिप क्या करेगी, इन रोलर्स के ऊपर, दोनों रोलर्स के ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये जो मेटेलिक स्ट्रिप इन दोनों रोलर्स के ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो क्या करेगी, इन दोनों रोलर्स को इस स्ट्रिप से अलग करने की कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड एज रोल सेपरेटिंग फोर्स। तो अगर हम कुल मिला के देखें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो जो एवरेज फोर्स एक्टिंग हो रहा है उसकी वैल्यू ही हमारी क्या होगी, रोल सेपरेटिंग फोर्सेस के बराबर होगी। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि रोल सेपरेटिंग फोर्स की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। तो रोल सेपरेटिंग फोर्स की वैल्यू मिनिमम कैसे हो सकती है, देखिए यहाँ पर कुछ रीजंस है जिसके थ्रू आप रोल सेपरेटिंग फोर्स की वैल्यू को कम से कम रख सकते हैं। क्या है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि रोल सेपरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये एवरेज फोर्स। तो ये एवरेज फोर्स क्या है, ये एवरेज प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए ये एवरेज फोर्स जो है, ये एवरेज प्रेशर जो इस रोलर्स के थ्रू इस स्ट्रिप के ऊपर लग रहा है उसके क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये एवरेज प्रेशर हमारा रिड्यूस होगा तो एवरेज फोर्स हमारा रिड्यूस होगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, अगर ये हमारा एवरेज प्रेशर रिड्यूस करेगा तो हमारा ये एवरेज फोर्स भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और अगर ये एवरेज फोर्स जो कि हमारा रोलर से इस मेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर पड़ रहा था उसकी वैल्यू अगर कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा रोल सेपरेटिंग फोर्स है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एवरेज प्रेशर की वैल्यू को रिड्यूस करें तो हम रोल सेपरेटिंग फोर्स की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो रोल सेपरेटिंग फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास में फिर कौन कौन से पॉइंट होंगे उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, methods of reducing role separating forces, methods of reducing
रोल सेपरेटिंग फोर्सेस, ये वाला एक्सप्रेशन हम केवल छोड़े दे रहे हैं, बाकी सारी चीजें हम मिटाए दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो रोल सेपरेटिंग फोर्स को ही आप लिख लीजिए। ठीक है, रोल हेडिंग डाल लीजिए, रोल सेपरेटिंग फोर्स, रोल सेपरेटिंग फोर्स। ठीक है, ये कुल मिला के एफ एवरेज के ही बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिए, इट इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग बाय रोलर्स, इट इज द एवरेज, it is the average force acting by rollers, ठीक है, on to the strip, on to the strip for the rolling operation to be performed, for the rolling operation to be performed। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में आ गया रोलिंग सेपरेटिंग फोर्स के बारे में। ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया कि एफ एवरेज के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ये लगते हैं, जिसको हम लोग रोल सेपरेटिंग फोर्स कहते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग रोल सेपरेटिंग फोर्स, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग रोल सेपरेटिंग फोर्सेस, रोल सेपरेटिंग फोर्स। ठीक है, अब ये क्या मेथड है, ये देखिए, आपको जो मैंने नीचे एक्सप्रेशन लिखा है उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या एक्सप्रेशन है, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। हमें क्या करना है, रोल सेपरेटिंग फोर्स की वैल्यू को रिड्यूस करना है। तो रोल सेपरेटिंग फोर्स की वैल्यू रिड्यूस होगी कब, जब एफ एवरेज की वैल्यू हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी। और एफ एवरेज की वैल्यू कब रिड्यूस होगी, जब प्रेशर एवरेज की वैल्यू हमारी रिड्यूस होगी। प्रेशर एवरेज की वैल्यू कब रिड्यूस होगी, तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन है, पी एवरेज इक्वल्स टू 2/√3 सिग्मा वाई 1 प्लस म्यू एल अपॉन 4h। तो पहला क्या तरीका हो सकता है कि पी एवरेज की वैल्यू आप कब रिड्यूस हो सकती है, जब सिग्मा वाई की वैल्यू क्या हो, हमारी रिड्यूस हो। तो हमारे पास में क्या हो, सिग्मा वाई की वैल्यू क्या हो, रिड्यूस हो, मतलब कि मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ हमारी क्या हो, रिड्यूस हो। तो उस कंडीशन में भी हमारे पास में क्या होगा, रोल सेपरेटिंग फोर्स रिड्यूस करेगा। सेकेंड मेथड हमारे पास में क्या हो सकता है, देखिए यहां पर पी एवरेज की वैल्यू क्या है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। जितना ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, उतना ही हमारा क्या होगा, पी एवरेज की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो वो सॉरी ज्यादा होगी। तो अगर आप फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू को रिड्यूस करोगे तो पी एवरेज की वैल्यू भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, सेकंड मेथड क्या हो सकता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू रिड्यूस करो। ठीक है, अब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आप कैसे, कितना तक आप रिड्यूस कर सकते हो, भाई आप ये कहो कि भाई हम तो रोल सेपरेटिंग फोर्स को अगर मिनिमम रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी हम मिनिमम रखें। लेकिन आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो बीटा था, भाई फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होगा, टेन बीटा, जहां पर बीटा क्या होता था, फ्रिक्शन एंगल होता था। तो अभी मैंने आपको एक नेसेसरी कंडीशन बताई थी फॉर रोलिंग ऑपरेशन, उसमें क्या था कि बीटा जो हमारा होना चाहिए, जो फ्रिक्शन एंगल होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा होना चाहिए। ठीक है, बीटा यहाँ पे क्या था, दैट इज फ्रिक्शन एंगल, और अल्फा क्या था, दैट इज एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन या एंगल ऑफ बाइट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में बीटा है, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो बीटा की मिनिमम वैल्यू होगी, बीटा की मिनिमम वैल्यू होगी, वो किसके इक्वल होगी, अल्फा के बराबर होगी, यानी एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन की। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, क्योंकि आपको पता है कि जो टेन बीटा होता है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, टेन बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट।
अगर आप इस एक्सप्रेशन को फॉलो अप नहीं करोगे तो क्या होगा, रोलिंग ऑपरेशन आपका नहीं हो पाएगा। फॉर पॉसिबल रोलिंग के लिए, रोलिंग ऑपरेशन होने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो फ्रिक्शन एंगल है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि बीटा की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की आप वैल्यू को रिड्यूस करोगे, पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी रिड्यूस कर पाओगे, आप वहीं तक रिड्यूस कर पाओगे जहां पर ये बीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन के बराबर होगी। इससे ज्यादा आप वैल्यू को रिड्यूस नहीं कर पाओगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, आप इस मेथड की लिमिटेशन हो जाएगी कि आप इससे ज्यादा जो होगा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू को आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप रोल सेपरेटिंग फोर्स यानी एफ एवरेज की वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका हो सकता है रिड्यूसिंग आर, रिड्यूसिंग आर। आप कहोगे आप ये सर ये आर क्या है, आर हमारे पास में क्या थी, दैट इज रेडियस ऑफ रोलर्स, रेडियस ऑफ रोलर्स। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चला आपको, कि ये भी तरीका हो सकता है कि हम रोलर्स की रेडियस को अगर हम रिड्यूस कर दें तो भी हमारा क्या होगा, ये रोल सेपरेटिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो देखिए इसका भी आंसर इसी एक्सपेंशन में दिया हुआ है। ठीक है, कैसे है जरा ध्यान से समझिए, मैंने कैसे ये कहा कि रोलर की रेडियस को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो हमारा काम जो है बन जाएगा, हमारे पास में जो ये रोल सेपरेटिंग फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसको समझने के लिए जरा देखिए मैंने कैसे इस एक्सप्रेशन से इस चीज को निकाला। देखिए यहां पर जो पी एवरेज की वैल्यू है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इस लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन के। पी एवरेज की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हमें प्रेशर फोर्स लगाना पड़ेगा फॉर डिफॉर्मेशन। हम चाहते हैं कि मिनिमम प्रेशर फोर्स लगा के हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो मिनिमम प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन भी हमारी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अब लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन हमारी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपको पता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता था। तो अगर आप उससे निकालोगे, और एक्सपेंशन में मैंने टाइप करवाया था जो आप लोग को, कौन सा, जब रिलेशनशिप थी आपकी थिकनेस, ये जो रिडक्शन हो रहा है थिकनेस में और एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन में, ठीक है, वो वाला जो एक्सपेंशन भी मैंने निकाला था तो उसमें क्या था, tan अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट डेल्टा एच अपॉन आर। तो ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन आ रहा था उससे अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो लेंथ आती थी, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जो होती थी वो क्या होती थी, दैट इज आर इंटू डेल्टा एच, ये होता था। जो ये लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन है दैट इज इक्वल टू क्या होता था, एल इक्वल्स टू आर अंडर रूट आर इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता था हमारे पास में, थिकनेस में जो रिडक्शन हो रहा है प्लेट की, और आर क्या थी, दैट इज रेडियस ऑफ रोलर्स होता था। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन हमारे पास में क्या निकला कि अगर हम लोग लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन को, हम चाहते हैं कि पी एवरेज की वैल्यू कम हो, तो हमें लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, डाउन करनी पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन की वैल्यू को डाउन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ रोलर की वैल्यू को भी डाउन करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि जो रोलर आप बना रहे हो, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, एक कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे इस मेटेलिक स्ट्रिप पर फॉर रिडक्शन के लिए, तो वो रोलर की रेडियस आप छोटी कर दो, यानी छोटे छोटे रोलर बनाइए आप। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि अगर आप रेडियस की वैल्यू को रिड्यूस करोगे, रोलर की रेडियस की वैल्यू को आप जो है रिड्यूस करोगे, तो जो हमारे पास में कांटेक्ट पॉइंट था, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट था इन बिटवीन रोलर्स और ये मेटेलिक स्ट्रिप, वो भी हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब कांटेक्ट पॉइंट अगर हमारे पास में डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जो अगर रिड्यूस आप करोगे आर की वैल्यू को, तो कांटेक्ट पॉइंट हमारे पास में, कांटेक्ट जो एरिया था वो रिड्यूस हुआ, यानी उससे क्या हुआ, लोड बेरिंग कैपेसिटी, लोड बेरिंग कैपेसिटी, जो लोड वो बियर कर सकता है, लोड बेरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ रोलर्स, ऑफ रोलर्स, वो भी क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। यानी अगर आप रेडियस की वैल्यू को रोलर्स की रिड्यूस करोगे तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे पास में जो रोलर के थ्रू लोड बेरिंग कैपेसिटी होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में जब आप आर की वैल्यू को बहुत ज्यादा कम रख रहे हैं, ठीक है, आर की वैल्यू को आप बहुत ज्यादा कम रख रहे हैं,
तो रोलर्स की लोड बेरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज करेगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन छोटे छोटे रोलर्स के पीछे बैकअप रोलर्स लगाने पड़ेंगे। ये बैकअप रोलर्स क्या करेंगे, रोलर की जो लोड बेरिंग कैपेसिटी जितनी कम हुई है उसको वो कंपनसेट करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप इसको लिख लीजिएगा कि टू अवॉइड दिस बैकअप, टू अवॉइड दिस, टू अवॉइड दिस, अवॉइड दिस का मतलब क्या, ये लोड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ रोलर है ना, ये रिड्यूस हो रही है। तो टू अवॉइड दिस वी विल यूज बैकअप रोलर्स, जो कि इनके पीछे सेट हो जाते हैं। अभी मैं बना के दिखा दूंगा आपको आगे। ठीक है, ये जो होंगे, जो स्मॉल रेडियस के रोलर्स हैं, उनके पीछे जो है ये हमारे सेट हो जाएंगे रोलर्स, जिससे क्या होगा कि जितनी लोड बेरिंग कैपेसिटी हमारी रिड्यूस हुई थी उसको हम लोग कंपनसेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट वन तरीका क्या हो सकता है, नेक्स्ट वन मेथड हो सकता है रोल सेपरेटिंग फोर्स को रिड्यूस करने का। वो क्या, वो ये हो सकता है कि हम क्या करें, जो हमारे पास में मेटेलिक स्ट्रिप थी, जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारे पास में मेटेलिक स्ट्रिप है। ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हो, इसकी थिकनेस को आप रिड्यूस करना चाहते हो, तो एक रोलर आपने ऊपर लगा दिया, एक रोलर जो है नीचे लगा दिया। अब दोनों रोलर्स क्या करेंगे, इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, जिससे कि क्या हो, इसकी थिकनेस में रिडक्शन हो। सपोज मान लीजिए हमने क्या किया, ये जैसे स्ट्रिप जो थी वो इस साइड में मूव कर रही थी। ठीक है, ये स्ट्रिप क्या, रोलर्स इस तरीके से रोटेट कर रहे थे और ये स्ट्रिप क्या हो रही थी, थिकनेस रिड्यूस करते हुए इस साइड में मूव कर रही थी। हमने क्या किया, एक यहां पर टेंसाइल फोर्स इस एंड पे लगा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप टेंसाइल फोर्स इस वाले एंड पे लगाओगे, जिस डायरेक्शन में ये स्ट्रिप मूव कर रही होगी, तो रोलर्स के थ्रू जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू की कम रिक्वायरमेंट होगी फॉर रिडक्शन। क्यों ऐसा हो रहा है, ध्यान से फिर समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में दो रोलर हैं, ये एक स्ट्रिप थी। ठीक है, ये एक स्ट्रिप हो गई, यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है और इसका दूसरा एंड जो है ये इस टाइप से है, ये दूसरा रोलर लगा हुआ है। ठीक है, ये कुछ हमारा ऐसा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस वाले एंड पर एक फोर्स लगा दिया। ठीक है, इस वाले एंड पे क्या कर दिया, एक फोर्स लगा दिया, हालांकि ये इधर की साइड में ही मूव कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पे क्या किया, जब ये फोर्स लगाएंगे आप, तो क्या होगा, ये फोर्स कैसा है, टेंसाइल है। ये फोर्स कैसा है, ये हमारे पास में टेंसाइल है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, थिकनेस में रिडक्शन चाहिए। थिकनेस में रिडक्शन कैसे हो सकता है, या तो ये रोलर्स के थ्रू हमारा क्या हो, कंप्रेसिव फोर्स लगे, और दूसरा क्या होगा, अगर आपने इधर से एक टेंसाइल फोर्स, ठीक है, पुलिंग फोर्स जिसे कहा जाए, एक पुलिंग फोर्स आपने अगर यहां पे लगा रखा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, अगर किसी भी चीज को आप खींच रहे हो, अगर किसी भी चीज को आप यहां पे क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी थिकनेस में रिडक्शन होता है कि नहीं होता है। आपको पता है किसी भी वायर को अगर आप खींचते हो तो उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूस करता है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे किसी चीज को खींचोगे, रोलर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, अगर आप किसी चीज को खींचोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी थिकनेस क्या होगी, रिड्यूस करेगी। तो जो आपका ये जितना रिडक्शन करने के लिए अगर ये फोर्स केवल ना होता, ये टेंसाइल फोर्स आप ना लगाते, तो केवल जो रिडक्शन थिकनेस में हो रहा है वो ड्यू टू दिस कंप्रेसिव फोर्स ही होता। ठीक है, अगर ये आपका टेंसाइल फोर्स यहाँ पर ना लगा होता फ्रंट एंड पर, तो उस कंडीशन में जो थिकनेस में रिडक्शन हो रहा था वो केवल इस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से हो रहा होता। अब क्या होता, ये कंप्रेसिव फोर्स तो रिड्यूस करेगा ही, साथ में उसको सपोर्ट क्या करेगा, ये टेंसाइल फोर्स भी करेगा, जो कि क्या करेगा, खींचेगा, तो और भी ज्यादा थिकनेस में रिडक्शन होगा। तो अब क्या हो गया, थिकनेस में रिडक्शन करने के लिए जो रिलायबिलिटी थी, जो डिपेंडेंसी थी हमारी इस कंप्रेसिव फोर्स को, वो कम हो गई। यानी अब हमें ये जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था, रोल सेपरेटिंग फोर्स जो लगेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इसमें कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर बाय प्रोवाइडिंग सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, अगर सिग्मा टू आप लगा रहे हो तो इस तरीके से लगा दो, तो बाय प्रोवाइडिंग, इसको मिटा दे रहा हूं, बाय प्रोवाइडिंग सिग्मा वन एंड सिग्मा टू,
by providing sigma 1 and sigma 2 आप क्या कर सकते हो, आप जो है रोल सेपरेटिंग फोर्स को रिड्यूस कर सकते हो। तो अब बात आ गई कि भाई हमने तो चार मेथड पढ़ लिए, इन चार मेथड में कौन सा सबसे बेस्ट होगा और कौन सा सबसे ज्यादा मतलब कम प्रायोरिटी वाला होगा। तो अगर उस सीक्वेंस में अगर आप देखें तो इन चारों मेथड को आपस में कंपेयर करते हो तो कुछ आपका रीजन इस तरीके से आएगा, फर्स्ट, देन हमारे पास में कौन सा होगा, थर्ड, देन हमारे पास में आएगा फोर्थ, देन हमारे पास में क्या आएगा, सेकंड। ठीक है, ये मेथड्स हैं प्रायोरिटी सीक्वेंस में। ठीक है, मेथड्स चॉइस सिलेक्शन। ठीक है, मेथड चॉइस सिलेक्शन किसके भी आप प्रायोरिटी सीक्वेंस में है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्या करो, मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ को रिड्यूस करो, यानी कि आप क्या कर सकते हो, हॉट वर्किंग ऑपरेशन कर लो, हॉट रोलिंग ऑपरेशन कर दो, सिग्मा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। तो फर्स्ट सबसे अच्छा तरीका है, उसमें क्या होगा, आपका रोल सेपरेटिंग फोर्स की वैल्यू कम लगेगी। सेकंड चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए, रिड्यूसिंग आर। आप क्या करो, जो रोलर्स की रेडियस है उसको आप कम करोगे, लेंथ ऑफ जो आपके पास में कॉन्टेक्ट है वो हमारा रिड्यूस होगा। अब यहां पे प्रॉब्लम आएगी कि लोड बेरिंग कैपेसिटी हमारी रिड्यूस होगी, तो उसके लिए आप क्या करो, उन दोनों रोलर्स के पीछे बैकअप रोलर्स लगा दो जिससे कि लोड बेरिंग कैपेसिटी हमारी रोलर्स की क्या हो, कंपनसेट हो पाए। तो थर्ड तरीका हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चॉइस आपकी होनी चाहिए ये, जो फोर्सेस आपने लगा दिए थे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, रोल सेपरेटिंग। सबसे लीस्ट में आप क्या रखोगे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू रिड्यूस करने वाला। ठीक है, तो इस तरह का जो है प्रायोरिटी सीक्वेंस होता है मेथड चॉइस सिलेक्शन के लिए फॉर रिड्यूसिंग रोल सेपरेटिंग फोर्स। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल। टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल जो है उसको, ये आपने शायद फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हो। टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल आप लोगों ने पढ़ा है, कोई एक स्टूडेंट बताइए। जैसे टू हाई रोलिंग मिल हो गया, ठीक है, थ्री हाई रोलिंग मिल हो गया, फोर हाई रोलिंग मिल हो गया, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है, ओके। चलिए अच्छा, मैं बता दे रहा हूं। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल। ठीक है, इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रोलिंग मिल को स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स। टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें फर्स्ट वन आप हेडिंग डाल लीजिए टू हाई रोलिंग मिल। फर्स्ट है टू हाई रोलिंग मिल। ठीक है, अब नाम से समझ में आ रहा है, टू हाई रोलिंग मिल, यानी कि यहाँ पर रोलर्स की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, टू होगी। दो रोलर्स के बीच में से आप क्या करोगे, मेटेलिक स्ट्रिप को पास करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, टू रोलर्स हैं केवल। जो हम लोग, अब मैं इसका फिगर नहीं बना रहा हूं, अभी तक जितने भी मैं फिगर बना रहा था उसमें क्या थे, दो रोलर्स थे, उनके बीच में से क्या हो रही थी, मेटेलिक जो हमारे पास में प्लेट थी वो पास हो रही थी। ठीक है, तो ये वही है, इसमें लिख लीजिए दे आर कितने हैं, टू रोलर्स, टू रोलर्स present for reducing thickness of metallic strip। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, टू हाई रोलिंग मिल हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास में है 3 हाई रोलिंग मिल। 3 हाई रोलिंग मिल। दैट मीन्स यहां पे कितने होंगे? 3 हमारे पास में रोलर होंगे। ठीक है, तो इसका फिगर मैं बना के बता दे रहा हूं कैसे होगा। इसमें क्या है, ये है, ये आपका डिफॉर्मेशन जोन हो गया, एक यहां पर हो गई। ठीक है, ये तो 2 हो गए हमारे पास में। ठीक, और उसके बाद क्या है, एक और आपके पास में मेटेलिक स्ट्रिप आ जाएगी। ये कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, ये हमारे पास में ऐसा कुछ फिगर होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे यहां पर, तो जो इसका डायरेक्शन है, ठीक है, आपके जो दो कॉर्नर वाले जो रोलर्स हैं, उनके डायरेक्शन जो होंगे वो सेम होंगे रोटेशन के। तो अगर ये हमारा इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये वाला भी इसी में करेगा, और इसका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि दोनों में आपके क्या होंगे, ये स्ट्रिप आपकी इसी साइड में निकल रही है। ठीक है, ये स्ट्रिप आपकी इसी साइड में निकल रही है। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का होगा। जो हमारे पास में जो दोनों दूरी दूरी पर होंगे, जो कॉर्नर वाले होंगे रोलर्स, उनका डायरेक्शन सेम होगा, और इस वाले का क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, जो एक्सट्रीम रोलर्स हैं, एक्सट्रीम रोलर्स, ठीक है, वो रोटेट करेंगे, रोटेशन उनका क्या होगा, वो सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। और जो हमारे पास में मिड वाला होगा, है ना, मिड रोलर, वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। तो ये सेकेंड वन हमारे पास में क्या हो गया, 3 हाई रोलिंग मिल हो गया। ठीक, इसके बाद आता है 4 हाई रोलिंग मिल। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया था ना, बैकअप रोलर वाला कॉन्सेप्ट, बैकअप रोलर में कॉन्सेप्ट में क्या था भाई, हमने क्या किया, रेडियस की वैल्यू को हमने रिड्यूस कर दिया। अब रेडियस की वैल्यू अगर रिड्यूस हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोड बेरिंग कैपेसिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी हमारी रिड्यूस कर जाएगी। अब लोड बेरिंग कैपेसिटी की वैल्यू जो रिड्यूस हो रही है, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैकअप रोलर्स लगाने पड़ेंगे। तो देखिए ध्यान से इसके फिगर को, हाइड डाल लीजिएगा इसमें, दैट इज 4 हाई रोलिंग मिल। ठीक है, 4 हाई रोलिंग मिल। थर्ड वन है, दैट इज 4 हाई रोलिंग मिल। ठीक है, ये हो गया। अब इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए 4 रोलर्स हमारे पास में हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास में डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये स्मॉलर रोलर होगा। ठीक है, जो हमारे पास में स्ट्रिप के पास में रोलर है, उनकी रेडियस क्या होगी, उनकी रेडियस कम होगी। ठीक है, इनकी रेडियस क्या होगी, कम हो गई। अब इसके जो बैकअप रोलर्स हैं वो बड़े होंगे। ये बैकअप रोलर्स जो हैं, वो हमारे पास में क्या हो गए, बड़े हो गए। तो ये हमारे पास में 4 हाई रोलिंग मिल्स हो गई।
ठीक। अब इनके डायरेक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो आप डायरेक्शन अगर ध्यान से देखोगे, इसका डायरेक्शन और जो इसका डायरेक्शन है वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, यानी जो आपके पास में कॉर्नर वाले रोलर्स हैं और जो ये मतलब मेटल स्ट्रिप और जो ये बैकअप रोलर्स हैं, इनके डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये देखिए आप अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए, ये इधर जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास में है बड़े रोलर्स, ये हमारे पास में क्या होगा, बैकअप रोलर्स होगा। ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इनकी रेडियस कम है, तो इनकी लोड बेरिंग कैपेसिटी क्या होगी, वो स्मॉलर होगी। तो यहां पर जो है, अच्छा दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि ये सब क्या होने चाहिए, एक वर्टिकल लाइन में होने चाहिए। इनके जो सेंटर है वो एक वर्टिकल लाइन में रहेंगे, तभी आपका क्या हो रहेगा, उसमें रोलिंग ऑपरेशन स्मूथली परफॉर्म हो पाएगा, नहीं तो आपका क्या होगा, बैलेंसिंग गड़बड़ाएगी उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये सारे किस में होने चाहिए, एक पूरी वर्टिकल लाइन में सेट होने चाहिए। तो ये जो बैकअप रोलर्स हैं, ये हमारे क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो स्मॉलर वाले रोलर्स हैं, क्योंकि इनकी लोड बेरिंग कैपेसिटी हमारी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, अब ये चीज ये ध्यान रखिएगा, ये चाहो तो पॉइंट नोट कर लीजिए कि ये सब वर्टिकल लाइन में अलोंग होने चाहिए। ऑल रोलर्स मस्ट बी इन ए वर्टिकल लाइन, अदरवाइज अदरवाइज रोलिंग विल फेल, अदरवाइज रोलिंग विल फेल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इसके बाद प्लेटिनरी रोलिंग मिल। ठीक है, ये क्या है, इसमें भी देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट है कि स्मॉलर रोलर्स रहेंगे, कई सारे स्मॉलर रोलर रहेंगे एक बैकअप रोलर के अलोंग। ठीक है, कई सारे स्मॉलर रोलर्स रहेंगे, एक ही बैकअप रोलर रहेगा उसके चारों तरफ किनारे किनारे, जैसे प्लेनेट सिस्टम सोलर सिस्टम में हमारे पास में रहता है, और वो क्या करेगा, रोलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो फिगर मैं बना के बता रहा हूं तो उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। फोर्थ वन हमारे पास में हेडिंग है, फोर्थ वन प्लेटनरी प्लेटनरी रोलिंग मिल। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं हम लोग। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, रोल सपोर्टिंग फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस तरह की रोलिंग मिल का यूज करते हैं। ठीक है, कि रोल सपोर्टिंग फोर्स की वैल्यू मिनिमम हो। ठीक है, ये हमारे पास में है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये हमारे पास इनिशियल वाली है। एक बड़ा बैकअप रोलर बनाएंगे। ठीक है, एक बड़ा बैकअप रोलर बनाएंगे। अब इस बड़े बैकअप रोलर के सरकमफ्रेंस पर कई सारे हमारे क्या होंगे, छोटे छोटे डायामीटर के रोलर्स होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरह के होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक बड़ा रोलर होगा और कई सारे हमारे क्या होंगे, छोटे छोटे रोलर होंगे। तो ये जो बड़ा रोलर्स है, ये हमारे पास में क्या है, ये लार्ज बैकअप रोलर्स हैं। ये दोनों क्या होंगे, दैट इज लार्ज बैकअप रोलर्स हो गए। ठीक है,
और ये जो स्मॉलर वाले हैं वो प्लेटिनरी हो गए, ठीक है? तो इसमें भी वही मेन चीज़ है कि हम क्या चाहते हैं, जो रोल सेपरेटिंग फोर्स है, रोल सेपरेटिंग फोर्स की वैल्यू को हम लोग क्या करना चाहते हैं? उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना चाहते हैं एज मिनिमम एज पॉसिबल, है ना? रोल सेपरेटिंग फोर्स की वैल्यू को एज मिनिमम एज पॉसिबल हम लोग जितना रिड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के प्लेटोनिक रोलिंग मिल का सिस्टम का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास में रोलिंग मिल सिस्टम हो गए, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग वो पढ़ते हैं, जो हमारे पास में नेक्स्ट मेटाफॉर्मिंग ऑपरेशन है, वो हमारे पास में है ड्राइंग ऑपरेशन, ठीक है? मैंने आपको बताया था जब मेटाफॉर्मिंग ऑपरेशन के बारे में सीक्वेंस में किया था, फर्स्ट वन हमारे पास में क्या था, रोलिंग ऑपरेशन था, और सेकंड वन हमारे पास में क्या था, ड्राइंग ऑपरेशन था। तो ड्राइंग ऑपरेशन में हम लोग देखते हैं, आई थिंक ये बना लिया होगा आप लोगों ने, हेडिंग डाल लीजिए मेटाफॉर्मिंग में ड्राइंग ऑपरेशन, सेकंड वन जो हमारे पास में है, दैट इज ड्राइंग ऑपरेशन, ठीक है? तो ड्राइंग ऑपरेशन को हम लोगों ने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारे पास में होता है वायर ड्राइंग ऑपरेशन, और दूसरा हमारे पास में होता है ट्यूब ड्राइंग ऑपरेशन, ठीक है? फर्स्ट वन हमारे पास में क्या है, वायर ड्राइंग ऑपरेशन, और सेकेंड वन हमारे पास में है ट्यूब ड्राइंग ऑपरेशन, ठीक है? फर्स्ट वन दैट इज वायर ड्राइंग ऑपरेशन, और सेकेंड वन हमारे पास में है ट्यूब ड्राइंग ऑपरेशन, ठीक है? ये हमारे पास में दो हैं। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे, वो हम लोग वायर ड्राइंग ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो वायर ड्राइंग ऑपरेशन क्या होता है, इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई हमारे पास में सॉलिड रॉड है, ठीक है? कोई हमारे पास में सॉलिड रॉड है। अब उस सॉलिड रॉड को, सपोज मान लीजिए ये हमारे पास में सॉलिड रॉड है। अब इस रॉड पे अगर हम टेंसाइल फोर्स को एक्ट करेंगे, इस रॉड पर अगर टेंसाइल फोर्स को एक्ट करेंगे तो क्या होगा? वायर वायर एक ऐसी चीज होती है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है इन कंपेयर टू उसकी लेंथ के, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये हमारे पास में कोई बार है, मेटेलिक बार है, इस वायर के ऊपर, इस बार के ऊपर हम लोग क्या करें, टेंसाइल फोर्स का एप्लीकेशन करें, तो ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एक स्टेशनरी डाई होती है, उस डाई के बीच में से इस बार के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, पुलिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है? एक स्टेशनरी डाई होती है, उस स्टेशनरी डाई में से हम क्या करते हैं, इस बार को पास करते हैं और उस बार के ऊपर क्या करते हैं, पुलिंग फोर्स लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, डाई चूंकि वहां पर प्लेस्ड है, तो वहां पर क्या होता है, इसके एरिया में रिडक्शन होता है, और इधर से आप क्या कर रहे हो, पुलिंग फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होता है, जो हमारा आउटपुट पे जो निकल रहा है हमारे पास में, उस बार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, और लेंथ में हमारा क्या होता है, एलोंगेशन हो जाता है, ठीक है? तो ये पूरा इसका फिनोमिना है वायर डाइंग ऑपरेशन का। तो चूंकि ये पूरा एक आर्टिकल है, तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? आज की क्लास में जो भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। अटेंडेंस आप लोग अपनी टेस्ट में नोट कर दीजिए। और मैंने आपको बताया मेटल कटिंग के जरूर से अपने लेक्चर के जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा सारे, जितने 9 के 9 लेक्चर हैं, और उस पर जो है हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो है नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें डिस्कस करेंगे। मेटल फॉर्मिंग में रोलिंग ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो गया है। रोलिंग ऑपरेशन पर मैंने जो डेरिवेशंस कराए हैं उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल पोर्शन पर क्वेश्चन बनते हैं, एक आध क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस भी किया है क्लास में, लास्ट क्लास में। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है?
तो किसी को कोई डाउट नहीं पूछना है?